उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। 12th क्लास से मुताल्लिक आज हम मॉडल पेपर आपके लिए लेकर हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है आरबीएससी ने इसको जारी किया है। चूँकि आपको इस बात के बारे में मालूम है, आपको इस चीज़ का पता है कि 12th में जो हमारा निसाब है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। तो एनसीईआरटी हो, चाहे आप आरबीएससी से जुड़े हुए हो या एनसीईआरटी से जुड़े हुए हो, आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हालांकि इसको जारी करने वाली आरबीएससी या आरबीएससी बोर्ड है, इसने इसको जारी किया है, लेकिन एनसीईआरटी जो है उसका भी वही निसाब है। तो उन सभी तलबा के लिए ये मॉडल पेपर है। अब ये मॉडल पेपर, इसके बारे में तमाम जो सवालात हैं वो तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ या उसके बताने से तो आपको ये मालूम होगा कि हमारा जो पेपर है वो किस अंदाज से होगा, यानी किस तरीके से आपसे सवालात किए जाएंगे। और दूसरी बात जो हम आपको बताएंगे वो उन तमाम सवालात के जवाबात होंगे, और साथ ही साथ पूरी वजाहत होगी। और उन सवालात से मुताल्लिक जितनी जानकारियां होंगी, या यूं आप समझ सकते हैं कि अगर उनसे मुताल्लिक आपसे कोई और सवाल भी पूछ लिया जाए तो आप उसका भी बहुत आसानी से जवाब दे दोगे। तो हम सवालात को समझने के साथ साथ उनकी पूरी तफसील के साथ उनके जवाबात पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जवाबात पढ़ने के साथ साथ जहां उन जवाबात में से और इम्पोर्टेंट सवालात बनने के इम्कानात यानी चांसेस होंगे, वहां पर भी हम आपको उनकी निशानदेही करेंगे। तो ये मॉडल पेपर आज आपके लिए जो पढ़ाया जाएगा ये बेहद ख़ास होने वाला है। चूँकि एक तो ये अंदाज़ा होगा कि पेपर आपका किस तरह आएगा, किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, क्या आपका पैटर्न होगा, क्या अंदाज़ होगा सवाल पूछने का। और दूसरी बात, हो सकता है उन्हीं में से कोई सवाल आपसे दोहरा दिया जाए, और अगर नहीं भी आता है तो उनसे बहुत नज़दीक तरीन अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होंगे ये, और बहुत मुमकिन है आपसे इनमें से सवाल पूछ लिए जाएं, या इनके मुताल्लिक या इनसे जुड़े हुए इन्हीं में से जो जानकारियाँ हम आपको लेकर हाजिर हैं इनमें से सवाल पूछ लिए जाएँ। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर 2022 उर्दू साहित्य, ठीक है। टाइम आपको जो दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का दिया जाएगा, और आपका जो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 80 नंबर के होंगे, ठीक है। सवाल देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर के शुरू में यानी इब्तिदा में अगर देखें प्यारे बच्चों, तो आपको वहां पर तलबा के लिए कुछ हिदायत दी होती हैं जिनको हम हिंदी में निर्देश कहते हैं। तो ये निर्देश जो हैं, हिदायत आपको ज़रूर पढ़नी है, और अगर वहाँ ना पढ़ने का मौका मिले तो आप यहाँ इनको ज़रूर समझ लीजिएगा। तलबा व तालिबात, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की, तलबा जो लड़के होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और तालिबात बच्चियों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कई मरतबा तलबा बोल के पूरी जमात को भी मुराद लिया जाता है, वो हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा बहस नहीं करनी है, सिर्फ हमें यहाँ ध्यान देना है। तलबा और तालिबात, सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है, ज़रूर लिखें। एक बात तो ये याद रखनी है, सभी सवालात लाजमी हैं, कोई सवाल आपको छोड़ना नहीं है। अलबत्ता इसमें एक कंडीशन होती है, और करके या करके आपको एक ही सवाल में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से चाहे जिसको आप कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में ही लिखें, जो आपको कॉपी दी जाएगी उसमें लिखना है। हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सवाल करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, और आखिर में जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तब भी आपको एक मरतबा इस बात को चेक कर लेना है। सवालों के जवाबात को खुश खत लिखें और इमला की दुरुस्ती के साथ लिखें। ये क्या है? खुश खत का मतलब ये है कि अच्छी हैंडराइटिंग के साथ आप उसको लिखें, और दूसरा इमला की दुरुस्तगी के साथ, यानी आपका जो लफ्ज़ आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, वो बिल्कुल सही हो, ठीक है। यानी उसमें जो हर्फ जहां पर आना चाहिए, इमला किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? लफ्ज़ में हरूफ की जो सही तरतीब होती है उसको इमला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इमला कहते हैं। जैसे बाज़ मरतबा
मान लीजिए किसी तालिब इल्म का नाम है आप में से शाकिर, हमने ये लिखा, हम बोलते क्या है, बहुत सारी मर्तबा हम बोलते हैं साकिर, साकिर है ना, तो ये जो लफ्ज़ है ये हमने इस तरह बोला है, तो इमला के लिहाज से ये दुरुस्त है और ये गलत है। यानी जिस लफ्ज़ में हुरूफ की जो तरतीब मुतय्यन है, यानी पहले से ही तय है, उसको उन्हीं के साथ लिखा जाए तो ये इमला कहलाता है। इमला की गलती से प्यारे बच्चों बचना चाहिए। नेक्स्ट होगा, हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। यानी जो आपको सवाल दिया गया है, इतने अल्फाज में इसका जवाब लिखें, ठीक है, 2 लाइनों में इसका जवाब लिखें। वो जो जानकारी हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते हुए जवाब लिखें। जिन सवालात के एक से ज़ायद हिस्से होते हैं उनके जवाबात एक ही साथ लिखें, ठीक है। हर सवाल के जवाब के लिए कुल मुकर्ररा नंबर मंदरजा झैल तरतीब के मुताबिक हैं। यानी नीचे हमने जो ये बना रखा है इसी के अकॉर्डिंग आपको का जो नंबरात हैं वो पहले से मुतय्यन हैं। देखिए 4 हिस्से इसमें होंगे, ए, बी, सी और डी, जिनको अलिफ, बे, जीम और दाल भी आप कह सकते हैं। तो पहले अब देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल होगा, यानी अलिफ जो होगा आपका ए सेक्शन होगा, इसमें 12 जो सवालात होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, कुल 12 नंबर हो जाएंगे। दूसरा इसमें पोर्शन होगा, इसमें सवाल नंबर 2 इसमें जो होगा, यानी एक जो होगा उसमें 12 सवाल होंगे, 2 जो होगा इसमें 6 सवाल होंगे, ये 6 भी एक एक नंबर के, तो 6 नंबर का ये हो जाएगा। फिर तीसरा जो सवाल होगा इसमें आपसे 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और वो 12 ही सवाल होंगे, कुल मुकर्ररा नंबर, यानी उनके जो मुतय्यना जो नंबरात होंगे, जो तयशुदा जो नंबर होंगे, वो पहले से जो आपको उस पर फिक्स कर दिए जाते हैं, इस सवाल का इतना नंबर होगा, इसका इतना नंबर होगा, तो वो सब बातें। तो ए जो सेक्शन होगा इसमें ये सवालात आपसे पूछे जाएंगे। बे सेक्शन में यानी बी जो सेक्शन है इसमें कुल सवालात कितने होंगे, 13 सवालात होंगे, जिसमें से हर सवाल का 2 नंबर होगा और टोटली 26 नंबरात पर आधारित होंगे, मुश्तमिल होंगे। इसके बाद सी जो ऑप्शन ये आपका सेक्शन होगा, इसमें आपसे 4 सवालात पूछे जाएंगे और ये 12 नंबर के होंगे, तो यानी हर सवाल 3 नंबर का होगा। इसके बाद डी जो है इसमें 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 4 नंबर का होगा हर सवाल और टोटली 12 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं आपके 80 नंबरात। सवाल अब यहां से शुरू होते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं लिखना है, सब आपको इस पर लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इसको समझते रहिए और आपको इसकी फ़ाइल अपलोड करवा दी जाएगी। इसको आपने बस एग्ज़ाम से पहले कई बार रिपीट करना है। सेक्शन नंबर फर्स्ट जो है यानी ए सेक्शन जो है, इसमें पहला जो सवाल होगा इसमें कितने नंबरात के होंगे, 12 सवाल होंगे और 12 नंबरात पर मुश्तमिल होंगे। वो सभी के सभी इस तरह से होंगे। गालिब ने नसर, या इसकी जो हेडिंग है वो पढ़ लीजिए, मंदरजा झैल मारूजी सवालात के दिए गए 4 जवाबात में सही जवाब को अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपको इस तरह से सवाल दिया जाएगा। आपको जो सही, मारूजी किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, मारूजी कहते हैं वस्तुनिष्ठ को, वस्तुनिष्ठ जिसको आप बोलते हैं उसी को मारूजी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है, यानी मारूजी कहा जाता है। एक मारूजी होता है, एक मौजूई होता है यानी जिसको विस्तार के साथ हम लिखते हैं, एक मुख्तसर होता है जिसको लघु कहते हैं, एक अति लघु होता है जिसको मुख्तसर तरीन कहते हैं। 4 हो गए मारूजी, बिल्कुल एबे सैदे जिनको आप लोग कहते हैं, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। इसके बाद मुख्तसर यानी शॉर्ट, इसके बाद अति यानी जिसको लघु कहते हैं वो क्या हो जाएगा, मुख्तसर। इसके बाद अति लघु जिसको हम लोग बोलते हैं अति यानी बहुत छोटा, मुख्तसर तरीन, और एक हो जाएगा मौजूई, यानी निबंधात्मक।
तो पहले ये आपसे मारूजी सवालात पूछे जाएंगे। तो गालिब ने नसर निगारी का आगाज किस जुबान से किया? फारसी, उर्दू, अरबी या अंग्रेजी? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपने पढ़ा होगा मकतूब निगारी में, ये आपको दिया हुआ है वहां गालिब के बारे में, फारसी। गालिब ने नसर निगारी का आगाज फारसी से किया। यह सवाल आपसे पूछा गया है। हो सकता है यह सवाल अब आपसे मेन एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन इससे जुड़ा ये आपसे पूछ लिया जाए। इनकी 3 किताबें पंच आहंग, मेहर नीम रोज अफरोज और दस्तंबो। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दस्तंबो किसकी किताब है, पंच आहंग किसकी किताब है? दर्ज झेल में गालिब की किताब नहीं है। 3 आपको दे दी जाए, एक कोई और नाम आपको लिख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए इनमें से नहीं है। तो अब इस सवाल के साथ साथ आपको ये बाकी वाला जो पोर्शन है इसका वो भी याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमराव जान अदा के अब्बा से अदावत रखता था कौन? उमराव जान अदा एक नावल है, ठीक है, जिसका तनकीदी जायजा या जिसका तनकीदी अंदाज में पेश किया है खुर्शीदुल इस्लाम ने, उसको आपने पढ़ना है। देखिए, तो उमराव जान ये एक क्या थी? एक तवाइफ थी ये प्यारे बच्चों। ये क्या बनाकर इसको पेश किया गया है? एक तवाइफ बनाकर इसको पेश किया गया है। और असल नाम के अलावा इसमें क्या है? उमराव जान अदा इसका नाम रखा है। तो यहां क्या पूछा है आपसे? उमराव जान अदा के अब्बा से अदावत, अदावत कहते हैं दुश्मनी को, दुश्मनी को, दुश्मनी को, ठीक है। क्या किसको थी? दाद खान, अयूब खान, सलामत खान या दिलावर खान? तो देखिए, पूरा एक उमराव जान अदा का कोट यहां पर नकल किया गया है कि हाँ इतना जानती हूं कि फैजाबाद में शहर के किनारे किसी महल्ले में मेरा घर था। तो इसका पहली बात तो आप थोड़ा सा इनका नाम भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इनका नाम है अमीरन। क्या नाम है? अमीरन। तो अमीरन यानी उमराव जान अदा कहती हैं कि इतना मैं जानती हूं कि फैजाबाद में शहर के किनारे किसी महल्ले में मेरा घर था। अब ये जवाब तो आपको मिल जाएगा, इसमें कई सारे जवाब आपको मिलेंगे, हो सकता है ये चीज आपसे पूछ ली जाए। आसपास कुछ कच्चे मकान, कुछ झोंपड़े, कुछ खपरेलें, रहने वाले भी ऐसे वैसे ही लोग थे, ऐसे वैसे लोग होंगे। मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के मकबरे पर। अब ये सवाल आपको याद रखना है। उमराव जान अदा के अब्बा कहाँ काम करते थे या किसके मकबरे पर नौकरी करते थे? इस बात को आपने याद रखना है, यानी कहाँ पर उनकी नौकरी थी। तो इसका जवाब, इस जवाब के साथ साथ आपने इसका जो सवाल आपको मिला है नया, यानी कहाँ इनके वालिद जो है वो मुलाजिमत करते थे यानी नौकरी करते थे। तो ये जो मकबरा है, इस मकबरे का आपको नाम याद रखना है, बहू बेगम के मकबरे पर काम करते थे, ये नौकर थे, ठीक है। अब्बा शाम को नौकरी पर से आते, उस वक्त खुशी हम भाई बहनों की कुछ ना पूछिए। मैं कमर से लिपट गई, भाई अब्बा अब्बा कहकर दौड़ा, दामन में छुप गया, अब्बा की बाछे मारे, बाछे कहते हैं इनको, ये मुंह का जो ये हिस्सा होता है इसको बाछे कहते हैं, खुल जाती हैं। दिलावर खान का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था, मुआ डकैतों से मिला हुआ था, अब्बा से सख्त अदावत थी। अदावत किसको कहते हैं? दुश्मनी को कहा जाता है। तो यहां पर दुश्मनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना लम्हे का एक किरदार, एक अहम किरदार। यहां पर अफसाना लम्हा जो है बलवंत सिंह का लिखा हुआ है। ये जानते हैं, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बलवंत सिंह का या अफसाना लम्हा या लम्हे किसने लिखा? किसने लिखा? तो आपने इसका जवाब देना है। क्या देना है? बलवंत सिंह। ये सब सवालात मैं आपको क्लासों के दौरान या जो MCQ जो हमने आपको दिए थे अभी, उनमें तमाम के तमाम मैं करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपकी याद दहानी के लिए मॉडल पेपर भी आपका हल हो जाएगा और साथ ही साथ इन सवालात के ज़रिए से आप अपना खुद का जायज़ा भी ले सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, और अगर नहीं आपको मालूम है तो आप उनको समझ सकते हैं। रमाकांत, उमाकांत, कमलकांत या
कशिकांत। कौन है इनमें से? अफसाना जो लम्हा है बलवंत सिंह का लिखा हुआ, इसमें प्यारे बच्चों एक किरदार उन्होंने पेश किया है, तो आप खुद से अंदाजा लगाइए। देखिए, अफसाना लम्हे के किरदारों में उमाकांत, औरत, सुल्ताना है। बलवंत सिंह ने इसमें उमाकांत को मरकजी किरदार बनाकर पेश किया। अब एक सवाल प्यारे बच्चों ये हो सकता है कि इस अफसाने का मरकजी यानी केंद्रीय पात्र जो है, यानी असल जो पात्र है वो कौन है? चूंकि ज्यादातर सारा जो अफसाना है वो इन्हीं के गिर्द घूमता है। अफसाने का मरकजी किरदार कौन हो जाएगा? उमाकांत है। ठीक है, किसका लिखा हुआ है, कौन इसमें मरकजी किरदार है? सवाल यह भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा किरदार, इनमें से कौन सा किरदार किसका नहीं है? उमाकांत का, या सॉरी अफसाना लम्हे अफसाना का नहीं है। अब ये दे दिया जाए आपको, सुल्ताना, औरत दे दी जाए, उमाकांत दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए चौथा जो लिखा जाएगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो उमाकांत इसका जो है सही जवाब होगा। इसका जवाब आपको डी बताया था, दिलावर खान। अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा है? अब अहमद जमाल पाशा से मुतालिक और जो सवालात हैं वो हमें यहाँ पर और भी जो बन सकते हैं उनको भी दिया है। वहीदुद्दीन अहमद का, सलीमुद्दीन अहमद का, कलीमुद्दीन अहमद का, या करीमुद्दीन अहमद का? तो कलीमुद्दीन अहमद का खाका इन्होंने लिखा है। तो तशरीह इसमें क्या है? अहमद जमाल पाशा का, देखिए इनका जो असली नाम है वो भी आपने जान लेना है। अहमद जमाल पाशा का असल नाम मोहम्मद नुजहत पाशा है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। इनको अदबी खिदमात पर गालिब अवार्ड, अब आपसे पूछा जा सकता है गालिब अवार्ड किसको मिला? किसको मिला? तो आपने देना है जवाब इसका। ठीक है, बिहार उर्दू अकादमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? अख्तर ओरेनवी अवार्ड। ओरेनवी अवार्ड। सबक कलीमुद्दीन अहमद सिन्फ के लिहाज से एक खाका है जिसे अहमद जमाल पाशा ने लिखा। कितने जवाबात प्यारे बच्चों यहां पर मैंने आपको दिए हैं, देखिएगा। अब आपसे सवाल, अहमद जमाल पाशा सिन्फ के लिहाज से क्या है? सिन्फ यानी कौन सी प्रकार है ये? सिन्फ किसको कहते हैं? प्रकार को। कौन सी सिन्फ है ये? अफसाना है, नावल है, दास्तान है, इंशाइया है, खाका है, ड्रामा है, क्या है ये? तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा। और एक सवाल तो लाजमी तौर पर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम से जस्ट पहले। अब तो टाइम बहुत कम बाकी है। आपकी जो किताबों की, जो मैं लेकर नहीं आया किताब और ना आपको दिखा था, जो फहरिस्त होती है शुरू में, जो लिस्ट होती है, सूची जो होती है, आप उसको देख लीजिए। सबक का नाम, उसके आगे मुसन्निफ का नाम और उसके आगे उसकी सिन्फ लिखी हुई है। एक बार उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सिन्फ के लिहाज से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये खाका है। और किसने लिखा है? अहमद जमाल पाशा ने लिखा है कलीमुद्दीन अहमद का खाका। आरजू लखनवी का पूरा नाम क्या है? सैयद मुनव्वर हुसैन आरजू, सैयद आबिद आरजू, सैयद अनवर हुसैन आरजू, ये हुसैन ही होगा यहाँ पर भी, सैयद जाहिद हुसैन आरजू। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जवाब सैयद अनवर हुसैन। मैंने इसकी पूरी वजाहत लिखी है, कई सवाल इसमें से बनेंगे। सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनऊ के रहने वाले थे। एक बात, कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश 1872 में हुई। यह आपसे विलादत के नाम से भी पूछी जा सकती है और पैदाइश भी पूछी जा सकती है। और वफात 1951 में हुई। ठीक है,
इनके वालिद का नाम मीर जाकिर हुसैन था, वो भी शेर कहते थे और यास तखल्लुस करते थे। किस शायर के वालिद, किस शायर के वालिद यास तखल्लुस करते थे? किसके करते थे? तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आरजू लखनवी के। मीर जामिन अली जलाल लखनवी की आरजू ने शागिर्दी इख्तियार की। अब आपसे सवाल यह भी हो सकता है कि आरजू किसके शागिर्द थे? तो क्या जवाब होगा? मीर जामिन अली जलाल। ये भी जलाल भी लखनऊ के ही थे, इनको भी जलाल लखनवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके कलाम यानी इनकी कलाम से मुराद इनकी शायरी, कलाम के 4 मजमूए शाये हो चुके हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है आरजू के कलाम के कितने मजमूए, कितने मजमूए? एक बात, कौन सा है, कौन सा मजमुआ आरजू का है या नहीं है? तो जवाब क्या हो जाएगा इनमें से आपको? फुगान आरजू, जहान आरजू, बयान आरजू और सुरीली बांसुरी। इसको तो प्यारे बच्चों जरूर याद रखिएगा, सुरीली बांसुरी को, सुरीली बांसुरी। तो 4 इनके शेरी मजमुए हैं, फुगान आरजू, जहान आरजू, बयान आरजू और सुरीली बांसुरी। तो ये 4 हैं। ये किसके हैं? आरजू लखनवी के। आरजू लखनवी किसके शागिर्द थे? जलाल लखनवी के। ठीक है, इनके वालिद कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? आप भी रिपीट कीजिए, याद कीजिए, कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? यास। मुईन हसन जज़्बी कब पैदा हुए? 1910 में, 1912 में, 1914 में या 1916 में? तो बी इसका सही आंसर है। मुईन हसन जज़्बी, देखिए सवाल आपसे पूछा है यहां पर कब पैदा हुए, अब पूछा जा सकता है कहां पैदा हुए। मुईन हसन कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? मुईन हसन जज़्बी कहां पैदा हुए? तो इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा, मुबारकपुर आजमगढ़ में पैदा हुए। मुईन हसन जज़्बी, देखिए ये सब हाईलाइट जो मैंने कर रखी इनके बारे में जरूर आपको याद रखनी है, चूंकि ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता बहुत अहम शायर थे प्यारे बच्चों। 1912 में मुबारकपुर आजमगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली, झांसी, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, 4 जगहों पर तालीम हासिल की उर्दू के उस्ताद की हैसियत से। अब आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने नौकरी कहाँ की, इन्होंने मुलाजिमत कहाँ की, किस यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, बस आपने याद रखना है शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उर्दू विभाग के, उर्दू डिपार्टमेंट के से ये वाबस्ता थे और वहीं इनका इंतकाल हुआ। इब्तिदा में, अब देखिए कौन शायर इब्तिदा में मलाल तखल्लुस करता था? इब्तिदाई दौर में तखल्लुस इनका मलाल था। अब किस शायर का तखल्लुस इब्तिदा में मलाल था? तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? जज़्बी। जज़्बी इसका जवाब हो जाएगा। फिरोजा, सुखन मुख्तसर और गुदाज शब, इनके 3 शेरी मजमुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कितने शेरी मजमुए हैं, कितने शेरी मजमुए हैं? तो 3 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन सा है? फिरोजा, सुखन मुख्तसर और गुदाज शब। तो ये आप प्यारे बच्चों जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा
एक और इम्पोर्टेंट सवाल इनके बारे में बनता है, हाली का सियासी शऊर ये किसका मकाला है? ये किसका मकाला है? ये किसका मकाला है? तो ये प्यारे बच्चों असल में एक टॉपिक था। ये एक टॉपिक है जो अल्ताफ हुसैन हाली के ऊपर है और इस टॉपिक पर इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। यानी इस पर इन्होंने लेख लिखा था, हाली की सियासी समझ। शुऊर कहते हैं प्यारे बच्चों, समझ को कहा जाता है, अकल को कहा जाता है, फहम को कहा जाता है, दानाई को कहा जाता है, समझदारी को कहा जाता है। तो यहाँ पर है हाली का सियासी यानी राजनीतिक शुऊर इनका किस हद तक था, बस ये आपको याद रखना है। 3 इनके शायरी मजमूए हैं। तो कितने सवाल हो गए देखिए, कब पैदा हुए? 1912 में। कहाँ पैदा हुए? मुबारकपुर ज़िला आजमगढ़ में। इसके अलावा कहाँ कहाँ तालीम इन्होंने हासिल की? झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इन्होंने मुलाजिमत कहाँ की? उर्दू शोबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इस यहाँ पर इन्होंने नौकरी की थी। 3 इनके शायरी मजमूए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 फिरोज़ा, दूसरा है सुखन मुख्तसर और तीसरा है गुदाज़ शब। इब्तिदा में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? मलाल इनका इब्तिदाई तखल्लुस था। तो अब प्यारे बच्चों, इनका तहकीकी मकाला कौन सा, यानी रिसर्च जिस पर इन्होंने की वो कौन सा टॉपिक है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाली का सियासी शऊर, जिस पर इन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। इन्हें इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड भी दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है, दर्ज झेल में से किस शायर को, दर्ज झेल में किस शायर को कौन सा इकबाल सम्मान दिया गया? प्यारे बच्चों, ये जो इकबाल सम्मान है, ये जो एमपी की जो सरकार है, यानी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, वो उसकी तरफ से ये एक साहित्यिक अवार्ड है जो दिया जाता है। तो गालिब अवार्ड और इकबाल सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोवियत लैंड नेहरू एजाज किस शायर को दिया गया? अब जैसे ये सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड ये पूछा गया है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल में किस शायर को इकबाल सम्मान, ये सम्मान है, ये इकबाल सम्मान दिया गया? जानिसार अख्तर, मुइन हसन जुज़बी, अल्लामा इकबाल, नून मीम राशिद। तो जानिसार अख्तर को दिया गया। किसको दिया गया? जानिसार अख्तर को। तशरीह इसकी पढ़ लीजिए। सैयद जानिसार हुसैन रिजवी, ये इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? सवाल हो सकता है, इनका पूरा नाम क्या है? अख्तर इनका तखल्लुस है, आबाई वतन खैराबाद है। इनके वालिद बहुत मशहूर शायर थे, मुज़्तर खैराबादी। जानिसार 1914 में ग्वालियर में पैदा हुए। अब असल वतन इनका, अब ये लिखा हुआ है आपकी नोटबुक में, तो ऐसे ही आबाई वतन आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है। इनके वालिद मुज़्तर खैराबादी बहुत मशहूर शायर थे, ठीक है। उन्होंने 10वीं जमात तक तालीम ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया और एमए किया, एमए का इम्तिहान पास किया। इसके बाद विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू के लेक्चरर हुए। ये सवाल मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जानिसार अख्तर जो है कहाँ पर या किस कॉलेज में मुलाजिम थे? अलीगढ़, हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए, विक्टोरिया कॉलेज, इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज, एफसी कॉलेज, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, लखनऊ कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, कहाँ थे? तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में। तकसीम मुल्क से कुछ पहले भोपाल चले आए, यानी तकसीम जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो उससे पहले भोपाल चले आए। वहाँ हमीदिया कॉलेज में बहैसियत सदर शोबा उर्दू इनका तकर्रुर हुआ। हमीदिया कॉलेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है।
कुछ दिनों के बाद भोपाल से मुंबई चले गए और 1776 में उनका इंतकाल हुआ। अख्तर का इंतकाल कहाँ और कब हुआ? कब हुआ? तो जानिसार अख्तर ने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ कही हैं। वतनी, कौमी और सियासी नज़में भी, नज़मों में भी इनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, सलासिल, तारे गिरेबां, नजर बुतां, जाविदां, जाविदां, घर आंगन, खाक दिल, पिछले पहर, इनके शेरी मजमू हैं। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। इन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में, यानी साहित्यिक कामों के बदले में इनको मानते हुए, एतराफ़ कहते हैं मानते हुए, किसी चीज़ को मानते हुए, सोवियत लैंड नेहरू एजाज, एजाज की जगह प्यारे बच्चों एवार्ड भी आपको दिया जा सकता है, एवार्ड, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके निसाब में शामिल मंदरजा झैल शुअरा में से शायरा कौन है? कौन ऐसा नाम है इनमें से जो एक लेडी का है? देखिए प्यारे बच्चों, ये शायर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और शायरा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए मुईन हसन, इसके बारे में आप पढ़ चुके, ये मुज़क्कर है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये मुज़क्कर हैं। खान आरजू लखनवी, पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी मुज़क्कर हैं। तो एक ही नाम बचा हमारे पास, शुअरा। शफीक फ़ातिमा, इनका पूरा नाम क्या है? शफीक फ़ातिमा शुअरा, शफीक फ़ातिमा शुअरा। शफीक फ़ातिमा शुअरा की पैदाइश नागपुर में 1930 में हुई। अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। बीए का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, बीए कहाँ से की? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की। इसमें से कम आपसे मैं इतना तो कह सकता हूँ 30% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सवाल नामे में से, चूँकि इसमें बहुत सवाल हैं, यानी 30% से भी ज़्यादा आप समझ लीजिए, कम से कम 40-45% तो आपसे पूछा जाएगा। हैदराबाद और हैदराबाद से एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से, अच्छा यहाँ तक है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में है। वहाँ से एमए का, वहाँ से इन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया, एमए इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया। शुअरा ने मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में उर्दू की उस्ताद की हैसियत से मुलाजिमत का आगाज़ किया और यहीं से सुबुकदोश का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिटायर हो जाना, रिटायरमेंट, ठीक है। उस वक्त उनका क़याम हैदराबाद, इस वक्त इनका क़याम हैदराबाद में है। अब देखिए ये तो इनके बारे में ज़रूरी बातें हो गई कि कब और कहाँ। 1930 में नागपुर में पैदाइश हुई। कहाँ से इन्होंने बीए किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए किया। एमए कहाँ से किया? ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तो इन्होंने बीए किया। एमए कहाँ से किया? नागपुर से किया। इसके बाद मुलाजिमत किस कॉलेज में की? मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद, मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद से इन्होंने मुलाजिमत यानी नौकरी की इब्तिदा की। अब जो बातें याद रखनी है वो ये हैं, शुअरा फ़ातिमा का पहला मजमुआ आफ़ाक़-ए-नौ, इनका पहला मजमुआ हैदराबाद से 1987 में शाये हुआ। इस मजमुए में सिर्फ नज़में हैं। दूसरा मजमुआ गुले सफ़ूरा, ये किसका मजमुआ है आपसे पूछा जा सकता है, के नाम से मकतबा जामिया मिल्लिया, दिल्ली से नवंबर 1990 को, ये तो आपने याद नहीं रखनी है, शाये हुआ। ये मजमुआ भी एक गज़ल और चंद क़तात के अलावा नज़मों पर मुश्तमिल है। सिलसिला मुकालिमात के नाम से शायरी का कुल्लियात 2006 में एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस
दिल्ली से शाया हुआ। याद रखिएगा इन बातों को। इसके बाद है क्लर्क की मौत किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। मैंने आपको ये बात शुरू में बताई थी। एक सवाल तो आपकी वो जो लिस्ट है, जो किताब की फहरिस्त, जो सूची होती है, इंडेक्स जो होता है, उसी में से आपसे पूछा जाएगा। वो कैसे कि किसी भी सबक के बारे में या तो सबक का मुसन्निफ आपसे पूछ लिया जाएगा, या प्यारे बच्चों उसकी सिन्फ जो है वो आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये नावल है, ड्रामा है, कहानी है या इंशाइया है? तो क्या है ये, क्या हम इसको कहेंगे? तो ये प्यारे बच्चों एक रशियन कहानी है। ये क्या है? ये रूसी कहानी का तर्जमा है। तो ये क्या हो जाएगी? एक कहानी है। आंतो पालोविच चेखव, ये चेखव जो है ये एक अफसाना निगार हैं, रूसी अफसाना निगार हैं, यानी रूस के रहने वाले थे। अफसाना नवीसी में एक नए और निराले तर्ज के मूजिद यानी बानी माने जाते हैं। यानी चेखव जो है ये एक नए अंदाज के अफसानों के ईजाद करता माने जाते हैं। आमतौर से उनका मिलना जुलना मुतवस्सित तबके के तालीम याफ्ता लोगों से था, यानी उनका मेल जोल जो है वो जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनसे था। उनके अफसानों में ज़्यादातर उन्हीं लोगों की ज़िंदगी के नक्शे खींचे गए हैं। चेखव की ज़िंदगी ही में उनके अक्सर अफसानों और ड्रामों का कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका था। उर्दू ज़ुबान में भी चेखव के बहुत से अफसानों और ड्रामों के तर्जुमे हो चुके हैं। चेखव का शुमार अफसाना की सिन्फ के सबसे मुमताज़ नुमाइंदों में किया जाता है, यानी बड़े बड़े अफसाना निगारों में किया जाता है। क्लर्क की मौत भी उनकी एक कहानी का तर्जुमा है, यानी रूसी कहानी है। याद रखिएगा। इंशाइया मरहूम की याद, मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया? ये सबक के दौरान ही मैंने आपको अभी तक जितने सवालात, हालांकि मॉडल पेपर बहुत बाद में आया है, मैंने आपको वो सवालात पहले ही करा दिए थे। यानी एमसीक्यू जो आपको कराए गए थे आप में के उनमें तमाम सवालात जो अभी तक के हमने पढ़ाए हैं, शायद पिछले सवाल को छोड़कर सभी सवालात होंगे। तो मरहूम की याद में ये सबक अब पूछ लिया जाए, ये सिन्फ के लिहाज से क्या है? क्या है? अफसाना, नावल, ड्रामा या इंशाइया? क्या है? तो ये आपसे पूछ लिया जाए, आपने इसका जवाब देना है। तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? इस सवाल से पहले आपने ये याद रखना है कि ये इंशाइया है। एक बात, इसके खालिक कौन है? इसके खालिक यानी इसके बनाने वाले। अब बनाने वाला अफसाने इंशाइया को बनाया तो जाएगा नहीं प्यारे बच्चों, इसको तो लिखा जाएगा, यानी इसके लिखने वाले कौन हैं? खालिक कौन है? कौन है? तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, इसके खालिक कौन है? पतरस बुखारी। पतरस बुखारी। अब ये पतरस बुखारी का जो मरहूम की याद में लिखा हुआ जो एक सबक है जिसको इंशाइया कहा जाएगा, इसमें मरहूम किसको कहा गया है प्यारे बच्चों? मरहूम कहते हैं मरे हुए को। जो मर गया हो, जो मर गया हो उसको क्या कहा जाता है? मरहूम कहा जाता है। देखे ना, फला मरहूम हाजी फला फला, मरहूम मास्टर फला फला, मरहूम जनाब फला फला, है ना, लिखते हैं ना मरहूम। तो मर जाने वाले आदमी के पीछे, यानी इतनी सी इंसान की वक़्त है, मरते ही चाहे वो कुछ भी हो, दुनिया का चाहे कोई सा भी ओहदा उसके पास हो, लेकिन मरने के बाद प्यारे बच्चों उसके नाम का आखिर में या उसके नाम के शुरू में, आखिर में नहीं शुरू में क्या लगा दिया जाता है? मरहूम। सारी डिग्रियां हटा दी जाती हैं और एक ही लफ्ज़ उसका टाइटल बन जाता है मरहूम। तो मोटरसाइकिल को कहा है, बाइसिकल को कहा है, मोटर कार को या सड़क किसको कहा है? किसको कहा है प्यारे बच्चों? तो जवाब हो जाएगा साइकिल। यानी इनके दोस्त ने जो इनको साइकिल दी थी 40 रुपए में, उसको, जिसको नदी में फेंक कर आए थे। इनका असली नाम अहमद शाह बुखारी था। असली नाम आपसे पूछा जा सकता है।
इंपॉर्टेंट सवाल। उर्दू अदब में पतरस के कलमी नाम से मशहूर हुए। कलमी नाम से मशहूर हुए। कलमी कहते हैं प्यारे बच्चों पेन नेम को, पेन नेम को, ठीक है, यानी लिखते वक्त जिस नाम को इंसान रख लेता है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां असल नाम है और कलमी नाम उनका गालिब है। अल्ताफ़ हुसैन हाली असल नाम है, हाली उनका कलम है, ठीक है। पेशावर में 1898 में पैदा हुए और 1958 में वफात न्यूयॉर्क में यानी लंदन में हुई, लंदन में हुई। अंग्रेजी में एमए करने के बाद देखिए ये सवाल आपका तो बहुत छोटा लेवल है। एक मरतबा जो टीचिंग भर्तियां जो होती हैं, टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि इन्होंने एमए किस मजमून में किया, पतरस ने एमए किस मजमून में किया, किस सब्जेक्ट में किया। तो ये जवाब हो जाएगा इसका, एमए इन्होंने किससे किया, अंग्रेजी से। किससे किया, इंग्लिश से किया। इसके बाद रेडियो स्टेशन से वाबस्ता हो गए, रेडियो में मुलाजिम हो गए और होकर डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर मामूर हुए, यानी यहाँ तक पहुँचे ये। पतरस के मिजाहिया मजमून का मजमुआ है प्यारे बच्चों, पतरस मज़ामीन पतरस के नाम से शाये हुआ। कुल 11 मज़ामीन पर मुश्तमिल। देखिए इन्होंने उर्दू में बहुत कम लिखा है, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखते थे, लेकिन इन्होंने कितने लेख लिखे हैं, 11 लेख लिखे हैं। और वो तमाम के तमाम एक साथ जब पब्लिश कराए गए, एक साथ उनको जब प्रकाशित कराया गया, शाये कराया गया, तो वो मज़ामीन पतरस के नाम से शाये हुए। और कुल 11 मज़ामीन यानी 11 लेख पर वो आधारित है, यानी मुश्तमिल कहते हैं प्यारे बच्चों, आधारित यानी डिपेंड। इनकी तहरीर पर अंग्रेजी तर्ज की गहरी छाप है, बहुत ज़्यादा असर है। चूंकि अंग्रेजी लिखने वाले थे तो अंग्रेजी का असर तो होगा ही। इनकी इबारत में शोखी यानी मजाक, शगुफ्तगी, खुलापन, रवानी, बहाव और बेसाख्तापन नुमाया है। सीधी सादी बातों, ये सवाल भी प्यारे बच्चों टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है। सीधी सादी बातों से मिजाह पैदा करना, लफ्ज़ों के उलट फेर से जुमले चुस्त करना और ख़ुद को मजाक का मौजू बनाकर अपने ऊपर हंसना और उनका ख़ास अंदाज है। यानी वो कौन से मजमून निगार हैं या मिजाह निगार हैं या इंशाइया निगार हैं जो सीधी सादी बातों से मिजाह पैदा करना या कर देते हैं, या लफ्ज़ों के उलट फेर से या मामूली लफ्ज़ों के उलट फेर यानी बदलाव से और चुस्त जुमले बना देते हैं या ख़ुद को मजाक बना देते हैं, यानी ख़ुद का मजाक। जैसे जहाँ जितने भी इनके इंशाई लिखे हैं, जैसे हॉस्टल में जब पढ़ने का इन्होंने तज़किरा किया है तो उसमें अपने आप को ही तनकीद का निशाना बनाया है। इनके जो साथी थे ब्रह्मचार्य जो इनको जगाते थे, उस दौरान सारा मजाक यानी जो निशाना बनाए वो अपने आप को बनाया, किसी दूसरे इंसान के ऊपर तनकीद नहीं करते थे। मरहूम की याद में मरहूम की याद में, ये नाम है मरहूम की याद में, यहाँ तक पतरस बुखारी का शाहकार है। शाहकार कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत जगह आपको मिलेगा ये लिखा हुआ, मास्टरपीस जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टरपीस जिसको कहा जाता है, यानी बड़ा काम। शाह कहते हैं बड़े को, जिसको बादशाह को भी शाह कहा जाता है, और कार कहते हैं प्यारे बच्चों काम को, यानी बड़ा काम। इसमें इन्होंने अपने एक दोस्त की पुरानी साइकिल का नक्शा खींचा है और साइकिल को मरहूम से ताबीर किया है, यानी साइकिल को क्या कहा है? मरहूम कहा है। क्लियर बात? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तिलाही मायने में लफ्ज़ खाका किस अंग्रेजी लफ्ज़ का तर्जमा है? ये आपसे एक सवाल बहुत मुमकिन है पूछ लिया जाए, यानी जिन जिन लफ्ज़ों के लिए अंग्रेजी का लफ्ज़, जैसे देखिए इंशाइया, मजमून, खाका,
ठीक है। और चलिए इनका तो लिख लीजिए आप। इंशाइया किसको कहते हैं? पर्सनल ऐसे को कहा जाता है। ऐसे को कहा, मजमून किसको कहा जाता है? ऐसे को कहा जाता है। खाका किसको कहा जाता है? स्केच को कहा जाता है। स्केच को कहा जाता है। तो स्केच ये है। नज्म की जुबान, नज्म किस जुबान का लफ्ज़ है? ये की नहीं है, ये किस है, किस जुबान का लफ्ज़ है? फारसी। अब यहां देखिए किस जुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मायना क्या है? ठीक है। और सवाल, इसका इस्तिलाही मायना क्या है? यह आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल तो यही है, इसका जवाब हो जाएगा ये प्यारे बच्चों, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पीछे, हाँ ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने लगा दिया है। अब देखिए, नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुगत में यानी शब्दकोश, डिक्शनरी में, लुगत कहते हैं शब्दकोश को, डिक्शनरी में इसके मायना लड़ी में मोती पिरोना है। लड़ी में मोती पिरोना है। इसके दूसरे मायना इंतज़ाम, तरतीब, आराइश ये हैं। यानी इंतज़ाम को भी नज़म कहा जाता है, तरतीब को भी कहा जाता है, आराइश को भी कहा जाता है। आप प्यारे बच्चों किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी ब्याह में यानी किसी तकरीब में जाते हैं, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो आप कहते हैं ना, या किसी को कहते हो, सुनते हैं, भाई इंतज़ाम बड़ा अच्छा था, इंतज़ाम बड़ा अच्छा था। तो इंतज़ाम का मतलब होता है यानी व्यवस्था जो वहाँ की थी, वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बड़ा अच्छा था। मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? इंतज़ाम किसको कहा जाता है? व्यवस्था किसको कहा जाता है? जो चीज़ या जिस चीज़ के लिए जो जगह फिक्स है, मुतय्यन है, उसको वहीं पर रखा जाए, उसके लिए वही जगह इस्तेमाल की जाए, इसको कहा जाता है तरतीब, या इसको कहा जाता है इंतज़ाम, मैनेजमेंट। ऐसे ही शायरी है। शायरी में जिस लफ्ज़ के लिए जो जगह बहुत अच्छी है, यानी जिस लफ्ज़ के लिए जो जगह मौजू है, मुनासिब है, अच्छी है, दुरुस्त है, उस लफ्ज़ को उसी जगह पर इस्तेमाल किया जाए, इसको क्या कहा जाता है? शायरी कहा जाता है या नज़्म कहा जाता है। ये मजाजी यानी ये ओरिजिनल नहीं है। देखिए ओरिजिनल मीन तो क्या है? लड़ी में मोती पिरोना, ये ओरिजिनल है, ये असल हो गया। ठीक है। इसके बाद मजाजी कहते हैं नकल को, यानी उल्टे को। पहले मायने से बरामद हुए हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ दो मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी साहित्यिक अंदाज से अगर हम देखें तो ये दो मायनों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद है, ज़िद के तौर पर बोला जाता है, लेकिन हर वो कलाम जो नस्र ना हो नज़्म है। देखिएगा दो लफ्ज़ हैं प्यारे बच्चों, जितना भी लिटरेचर है वो सब दो हिस्सों पर आधारित है। नंबर एक नज़्म और दूसरा है नस्र। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये नस्र है। मैं आपको जितनी व्याख्या देना चाहूं दे सकता हूं, ठीक है। इसको कहते हैं नस्र। नस्र का माना होता है प्यारे बच्चों फैलाव, एक्सटेंशन, यानी बिल्कुल उसको विस्तार पूर्वक बात को कहना, इसको कहते हैं नस्र। नस्र के माना ही फैलाव, बिखराव और परागंदा। परागंदा कहते हैं फैलाव को। असल में परागंदा लफ्ज़ जो है वो बालों के बिखराव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिखरे बिखरे बाल रखते हैं, यानी कंघी वगैरह नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं? परागंदा बाल। तो बिखराव के लिए, यानी चीज़ें जब अव्यवस्थित होती हैं, सही ढंग से नहीं रखी जाती, तो उनको फैलाव कहते हैं, बिखराव कहते हैं। ऐसे ही हम अपनी बात को पूरे बिखराव के साथ कहते हैं,
ये हम बातचीत के लिए जिस अंदाज का इस्तेमाल करते हैं उसको नस्र कहते हैं। और इसके बरक्स हम नज़्म भी इस्तेमाल करते हैं, यानी शेर व शायरी जो होती है वो नज़्म होती है। नज़्म के माना होता है बात को समेट समेट के लिखना, तरतीब के साथ लिखना, सजा सजा के लिखना, ऐसे लिखना गोया मोतियों को लड़ी में पिरो दिया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? नज़्म कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के जिद हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, यानी अपोजिट हो जाएंगे। तो पहला सवाल वो हो गया। अब यहाँ से दूसरा सवाल होगा, इसको प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये समझ में आपको आ गया होगा।